फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में फ्रेंड्स बिहार पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को सीधा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सभी प्रश्न जो है पहले बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा जा चुका है, इसलिए सभी का आपको सही जवाब बताना फ्रेंड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण क्या है। ये जो चार ऑप्शन दिया गया है, द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण बताना है। प्राकृतिक गैस, जल गैस, कोयला या फिर पेट्रोलियम। तो सबसे पहले ये समझिए फ्रेंड्स कि द्वितीयक ईंधन है क्या। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक ईंधन क्या। प्राथमिक ईंधन ऐसा ईंधन होता है फ्रेंड्स जो प्राकृतिक के मिलता है, ठीक है। प्राकृतिक से जो मिलता है सीधे तौर पर उसको हम लोग प्राथमिक ईंधन कहेंगे, और जो प्राकृतिक ईंधन से जो बनता है उसको द्वितीयक ईंधन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल गैस। देखिए ये जो है प्राकृतिक गैस जो है, कोयला ये प्राथमिक ईंधन है, पेट्रोलियम भी प्राथमिक ईंधन है। ये सभी जो है प्राकृतिक से मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम जो है ऊष्मीय मान होता है। निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है, किसका जो होता है सबसे कम ऊष्मीय मान होता है। तो सही का इसका सही जवाब हो जाएगा लकड़ी का ऊष्मीय मान सबसे कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। प्रत्येक गर्म वस्तु जो है क्या उत्सर्जित करता है। दृश्य किरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण या फिर एक्स किरण। तो फ्रेंड्स तीसरा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवरक्त किरण, याद रखिएगा, ठीक है। काफी शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से अलग है। ये जो ईंधन दिया गया है चारों, इनमें से कौन दूसरों से अलग है, भिन्न है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, एल्कोहल जो है ये सभी से क्या है अलग है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। इसमें से कौन सा ऐसा ईंधन है जो इसको जलाने पर सबसे कम मतलब न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है, बताइए। पांचवा का सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस को जलाने पर सबसे कम प्रदूषण होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छी तैयारी करने के लिए फ्रेंड्स पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक की अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है। ये जो ईंधन दिया गया फ्रेंड्स सबसे बेहतर नाभिकीय ईंधन इनमें से कौन है। यूरेनियम 239, यूरेनियम 235, थोरियम 232, प्लूटोनियम 239। तो इसका छठा का सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम 235 जो है बेहतर नाभिकीय ईंधन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा है। प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा है, इनमें सही जवाब क्या होगा। तो मैं सही जवाब बता दूं इसका ऑप्शन नंबर सी, विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना गुना है। पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक है। बृहस्पति का द्रव्यमान जो है कितना गुना है पृथ्वी से। आठवां का सही जवाब हो जाएगा 318 गुना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या सबसे कम है। किसके उपग्रहों की संख्या जो है सबसे कम है। तो नौवां का जी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी का, ठीक है। उपग्रहों की संख्या सबसे न्यूनतम है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है। दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई इनमें से कौन है, सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौन दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है। तो 10वां का जी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किलोमीटर जो है सबसे कम है। और सबसे दूरी की सबसे अधिकतम इकाई जो होता है वो पार्सेक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिए, एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित होती है, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह का प्रश्न बार बार पूछता भी है, तो इसको एक बार हम लोग अभी सीख लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, दर्पण दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, दर्पण है। इसमें जो फ्रेंड्स है समतल दर्पण पर 35 डिग्री पर एक प्रकाश आपतित होती है। एक लाइट जो है यहाँ से इस पे पड़ रहा है, ठीक है। ये जो लाइट पड़ रहा है तो कितना डिग्री कोण बनाता है, 35 डिग्री। तो पूछ रहा है कि जो इधर का गया है तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। तब जब इधर जा रहा है फ्रेंड्स 35 बन रहा है, तो इधर भी जाएगा तो कितना बनेगा, तो 35 ही बनेगा। कितना हो जाएगा, तो 35 डिग्री थीटा का मान हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक दिए हुए बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के प्रयोग में लाया जाता है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, अवतल दर्पण, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तब लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए फ्रेंड्स कि एक दर्पण है, क्या है फ्रेंड्स, एक दर्पण है यहाँ पे, ठीक है। दर्पण समझ लीजिएगा इसको। एक लड़का जो है समतल दर्पण के सामने 3 मीटर पर, यहाँ से यहाँ जो है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ 3 मीटर पर खड़ा है। कितना मीटर पर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर पर खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे हट जाता, तो मान लीजिए 1 मीटर पीछे हटकर यहाँ पे लड़का आ गया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। दर्पण यहाँ और लड़का जो हटकर यहाँ आ गया फ्रेंड्स 4 मीटर पर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं बन रहा फ्रेंड्स, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो है उंगली से बनाना पड़ता है, स्क्रीन पे तो उतना अच्छा नहीं लिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये दर्पण है, ये जो लड़का 3 मीटर पर खड़ा था, 1 मिनट पीछे हटा तो 4 बन गया। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है समतल दर्पण में, ऐसा होता है कि जो सामने जितना दूरी पे लड़का रहेगा उतना ही दूरी पर पीछे भी प्रतिबिंब बनता है। अगर सामने 4 पे है तो पीछे भी इसका जो प्रतिबिंब है, ठीक है, 4 पर भी बनेगा, 4 मीटर पर ही बनेगा। तो अब क्वेश्चन कहता है कि एक लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा। देखो लड़का फ्रेंड्स यहाँ पे है, लड़का कहाँ पे, यहाँ पे है, तो अब प्रतिबिंब यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा कलर को चेंज कर ले तब अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से लड़का कहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे, लड़का यहाँ पे है और उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना किलो हो जाएगा मीटर, 8 मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। रेटिना पर जो है प्रतिबिंब जो है वो कितना समय तक रहता है, तो 14 का आंसर बता दूं, 1/10 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है फ्रेंड्स, काफी शानदार क्वेश्चन है। अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है, तो 15 का डी हो जाएगा जी, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा नेत्र जो है किसके गुण का प्रयोग करता है, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर समतल दर्पण। तो 16 का जी सही जवाब हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि रेंज कितनी है। एक सामान्य आंख की मानव नेत्र की दृष्टि रेंज क्या होता है, तो 17 का आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स। आप सभी को पहले ऑप्शन देख लीजिए, 17 का जी डी हो जाएगा, अनंत से 25 सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा आप अनंत तक देख सकते हैं और जो मिनिमम जो होता है 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जब एक वर्णीय प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा सही है। जब प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरेगा, 3 चारों में से कैसा दिखाई देगा जी, बताइए, बताइए सही जवाब क्या होगा। तो मैं आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स, 8वां का क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर पहले देख लेते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो 18 का जी सी हो जाएगा, इस तरह का दिखेगा, ठीक है। 18 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफी शानदार सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स, और अच्छी तैयारी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए अभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा दर्पण जो होता है हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। आगे चलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं। 20 का सही जवाब देगा 6.25 × 10⁻12, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है 1/4 ओम वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है। 1/4 ओम वाला सेल को जो है एक लड़का जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ता है 4 को, ठीक है। परंतु एक सेल जो है टर्मिनल उल्टा जुड़ जाता है, एक सेल जो होता है टर्मिनल जो है उल्टा जुड़ जाता है। बाह्य प्रतिरोध 1 ओम है, बाह्य प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होगा तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो देखिए इसको सभी लोग सोचेंगे कि बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि देखिए क्या होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एक सेल जो है उल्टा जुड़ जाएगा, तो फ्रेंड्स जब उल्टा जुड़ जाएगा तो परिपथ पूरा नहीं हो पाएगा, तो प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा। जब फ्रेंड्स प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा 0, उल्टा जुड़ गया तो परिपथ पूरा नहीं होगा, तो प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है। एक जो तार है, ठीक है, वो 1 ओम का है, तो उसको जो है तनित करके इसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 4 ओम हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, याद रखिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत विभव है, विद्युत विभव कैसा विभव है, तो 23 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा, एक अदिश राशि है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता कैसी होती है, कैसी होती है, तो मैं बताता हूँ इसका 24 का सी जो हो जाएगा, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और
उच्च गलनांक का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए सभी को क्या करना है, सभी को याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्ट मापी बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्ट मापी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के बीच से जोड़ा जाता है, बल्ब द्वारा खपत शक्ति कितना होगा? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसको बनाना पड़ेगा, इस स्क्रीन पर लिखाता नहीं अच्छा से फ्रेंड्स। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा, तब तक हम आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 ओम के 3 प्रतिरोधक को एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। 12 ओम के 3 प्रतिरोधक एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, किन दो शीर्षों के बीच प्रतिरोध कितना होगा? तो 27 का डी हो जाएगा जी, 8 ओम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है? एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है, बताइए। 28 का हो जाएगा ए, 0 होता है। आगे चलते हैं। विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था? बताइए, विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था? तो 29 का सी हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, फैराडे ने। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करता है? मध्य उंगली जो है किसकी ओर इंगित करता है? 30 का बी हो जाएगा, धारा की दिशा की इंगित करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री से यहां से आगे हम लोग एन पहचान के लिए लेस्गेने परीक्षण निम्न में से किसके साथ होता है? एन पहचान के लिए 31 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा, देख लीजिएगा। C6H5NH NH2HCl, याद रखिए। नाभिक का आकार बताइए, नाभिक का आकार इनमें से कौन है? 32 का सही जवाब क्या होगा? तो नाभिक का आकार इनमें से कौन? देखिए, नाभिक ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, परमाणु हो गया। क्या हो गया जी? इस तरह का परमाणु होता है, और नाभिक जो होता है बीच में होता है। कहाँ पे होता है? बीच में। तो इसका आकार कितना होता है? इसका किसका, थोड़ा सा हम लोग इसके कलर को एडजस्ट करते हैं। इसका आकार पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसका आकार। तो इसका आकार कितना होगा नाभिक का? तो 32 का आंसर बता दूं आप सभी को, डी हो जाएगा। 10 के पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। डॉट डॉट गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। बताइए, जब जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस जो है विकसित होती है? मैं बता दूं फ्रेंड्स, 33 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन का आता है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है स्नेही नहीं है? 34 का ऑप्शन नंबर ये होगा, BH3। ठीक है, अगला क्वेश्चन में एक अभिक्रिया दिया गया फ्रेंड्स, एक रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन का आता है कि इसमें से एम और आर क्या है? इसमें से एम और आर क्या है? ठीक है, 35 का सबसे पहले हम लोग 35 का पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, इसमें सही जवाब हो जाएगा जी, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको हो जाएगा CH2Cl CH2OH जलीय NHCO3। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफी शानदार प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी जो है पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर, ये 2020 का है। अगला यौगिक CH3 ये दिया गया। ठीक है, इसको क्षारीय KMnO4 विलयन के साथ क्रिया करने पर क्या देता है? तो मैं बता दूं फ्रेंड, 36 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, CH3COCH3 देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस धातु ऑक्साइड को C के साथ अपचयन नहीं होगा? किस धातु ऑक्साइड का C के साथ अपचयन नहीं होगा? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, Al2O3 का। आगे चलते हैं। कौन सा निम्न युग के पदार्थ H2O से अभिक्रिया कर समान गैस उत्पन्न करता है? सही जवाब क्या होगा? 38 का। तो 38 का जी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, Ca और CaH2। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ क्रिया करके H2 उत्पन्न करती है? तो 39 का Mg हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। O2 किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करता है? O2 जो है किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करती है? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, Cl। आगे चलते हैं। किस एक में 4 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है? किस एक में 4 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है? तो 41 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, Cl। आगे चलते हैं। किसी भी घोल का pH मान क्या होगा यदि उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन का सांद्रण 0.01 m हो? तो मैं आंसर बताता हूँ, 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी, 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमाशय रस की pH कितना होता है? अमाशय रस का जो pH होता है, pH मान वो लगभग कितना होता है बताइए?
तो 43 का सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.4 होता है। आगे चलते हैं, वो अम्लीय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन Cl के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है? बताइए, इनमें से कौन Cl के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fe। ठीक है, आगे चलते हैं। बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का कौन सा क्रम सही है? बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का कौन सा क्रम सही है? तो 45 का आंसर बता दो, ऑप्शन नंबर ए, Si, P, C, उसके बाद N। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक आयनों में से किसका आकार सर्वाधिक है? निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक आयनों में किसका आकार जो है सर्वाधिक है? तो 46 का जी सही जवाब हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Na+। आगे चलते हैं। किसका परिष्करण सिल्वर ग्लास में होता है? किसका परिष्करण जो होता है सिल्वर ग्लास में होता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ag। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदु साबुन लवण होता है, मृदु साबुन लवण होता है CaKNa या फिर Li? तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, K। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन से गैस उच्च दाब और उच्च ताप और एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH3OH को CH3COOH में बदल देती है? 49 का जी सही जवाब हो जाएगा, 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। ठीक है, आगे चलते हैं। एक यौगिक में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन 28 ग्राम है। एक यौगिक में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन 28 ग्राम और 80 ग्राम के अनुपात में है। ठीक है, इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो Na2O5 होगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 27 ग्राम एल्युमिनियम के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप से अभिक्रिया करेगा? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24। आगे चलते हैं। HCHO में C की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? HCHO में C की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 0। आगे चलते हैं। यदि KMnO4 का आणविक भार m है, आणविक भार क्या है? m है, तो इसका तुल्यांकी भार जब वह K2MnO4 में परिवर्तित होगा तो उसका तुल्यांकी भार बताइए। तो 53 का सही जवाब हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, m। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी को, पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल की अच्छी तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन है कि 2-मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समवयव है? 2-मिथाइल प्रोपेन निम्न में से किसका एक समवयव है? सही जवाब क्या होगा? तो 54 का जी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, N-ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है CC न्यूनतम बंध लंबाई किस में है? बताइए, 55। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में सबसे पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। एकल नियम के अनुसार एक चक्रीय युग्मक यौगिक एरोमेटिक होगा यदि इनमें इस संख्या के इलेक्ट्रॉन हो। फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि एक हाकल नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? हाकल नियम के अनुसार एक चक्रीय युग्मक यौगिक एरोमेटिक होगा यदि इसमें इस संख्या की इलेक्ट्रॉन क्या हो। तो 57 का जी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4n+2 पाई, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है? इनमें से कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2-क्लोरोब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है एक प्रबल क्षार इसमें अल्फा H को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। बताइए, इनमें से कौन एक प्रबल क्षार? बताइए। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, कीटोन। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 होती है CH4 में सिग्मा बॉन्ड की मान। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।